दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में आपको बताऊंगा कि कैसे एक भाई अपने ही बहन से शादी करना चाहता था, पर बहन किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी। तो इसी का बदला लेने के लिए वह हैवान भाई ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना को उसने कैसे अंजाम दिया, उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्राइम के कहानी में। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी कहानी डिटेल में। दोस्तों, देहरादून के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है। यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ है। बदबू इतनी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई न कोई जरूर है। इसलिए उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। अब इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून की पुलिस उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे। जिस घर से बदबू आ रही थी, उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर गई। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था, दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। अच्छी बात यह थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी, क्योंकि अगर सामान्य दरवाजा होता तो किसी को पता नहीं चलता। खैर, पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटकर घर के अंदर गई। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले गए, लेकिन घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था कि जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां पर मौजूद पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष का और दूसरा किसी महिला का है। उन शवों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वे शव पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हों। उनके नाक और गले से काफी खून निकला हुआ था, जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था, सूखकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उन लाशों पर कीड़े भी रेंग रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चला कि वह अभी भी जिंदा है। उसे देखकर लग रहा था कि शायद बच्चे को पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे की उम्र 1 हफ्ता रही होगी। कहीं न कहीं यह बच्चा मरने वालों का था, और इसका मतलब था कि जब से उनकी मृत्यु हुई तब से यह भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर भी कीड़े रेंग रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को अस्पताल भिजवाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग गई। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर दिया था। जब किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना दी थी, इत्तेफाक से उसी समय एक महिला भी कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी। उसने बताया था कि उसके पति 10 जून से फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वह लगातार उनको फोन कर रही थी। फिर 12 जून से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद 13 जून को चिंतित होकर उस महिला को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। उस महिला ने बताया कि वैसे तो उनका घर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के क्षेत्र में था, लेकिन कई दिनों से पति से बात न होने के कारण वह महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सहारनपुर से देहरादून आई थी, क्योंकि उसका पति देहरादून में ही काम करता था और वहीं पर रहता था।
इधर काशिफ और अनम की बात करें तो उनके घर में किसी तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था, यानी घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को स्थायी रूप से बाहर से बंद किया हुआ होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि वे लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें तो ताला अंदर से लगाना चाहिए था। पहले तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुदकुशी की है, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि अगर कोई खुदकुशी करता है तो वह अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यही चीज पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर एक हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला था। अगर उन्होंने खुदकुशी की थी तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था? अगर यह कत्ल हुआ था तो फिर जरूर कोई न कोई वहां पर आया था। जब हत्या हुई थी तो जाहिर सी बात है उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, तो फिर किसी पड़ोसी ने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी थी? ना ही किसी ने वहां पर किसी को आते जाते देखा था। पुलिस के मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई है। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम इस घटना से 4 महीने पहले ही वहां शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वे दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर 10 जून को वे लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस हत्या और आत्महत्या में कंफ्यूज हो रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था, क्योंकि लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता लगाकर उनसे पूछताछ शुरू की, क्योंकि मरने वालों के बारे में अब उनसे ही कुछ पता चल सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि काशिफ का घर सहारनपुर में था। साथ ही यह भी पता चला कि सहारनपुर में भी काशिफ की एक और पत्नी है, यानी उसकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम नुसरत था। नुसरत और काशिफ का एक बेटा भी था। अब यह सारी बातें पता चलते ही पुलिस के निशाने पर काशिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। हो सकता है कि शायद वह अपने पति की दूसरी शादी से खुश न हो, इसलिए उसने उनकी हत्या करवा दी हो, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है। और हो सकता था वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलते रहे। घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी काशिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपने पति की दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था, यानी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनकी हर रोज फोन पर भी बात होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद काशिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से नुसरत 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून पहुंची थी। वहां जाकर उसने कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए थाने में चेक करवाया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नुसरत का फोन भी चेक किया और उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी। गहरी छानबीन करने पर भी काशिफ और अनम की हत्या में नुसरत का कोई हाथ नहीं था। काशिफ के पिता मोहसिन का भी यही कहना था कि उनकी बहू अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का तो एक बेटा भी है। पति के कत्ल के बाद अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वही कमाने वाला था। काशिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था। वह देहरादून में काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस काशिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर काशिफ की जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, या फिर किसी से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि काशिफ ने काफी पैसे उधार लिए हुए थे।
उसके ऊपर करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वह थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए काशिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली हो और फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो। लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा, और यह भी हो सकता था कि जिससे उसने कर्ज लिया था उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्ज देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह काशिफ को कत्ल करता तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। और जब पुलिस को सहारनपुर से भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद पुलिस ने काशिफ और अनम के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। उनकी कॉल डिटेल को भी चेक किया गया, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उनके फोन में जितने भी नंबर थे वह सभी नंबर उनके जानने वाले लोगों के थे। इसी दौरान खुशखबरी मिलती है कि मृतकों का बच्चा अस्पताल में रिकवर कर गया है और अब वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि यह बच्चा अपने टाइम से पैदा हुआ था और बिल्कुल स्वस्थ था, उसका वजन भी ठीक था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद इसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने वारदात वाले इलाके में उसके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उन सभी को खंगालने लगी। वैसे तो उसके घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक कैमरा रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल ही गया था कि यह कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच में ही किए गए हैं। तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसलिए पुलिस 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालती है और उन्हें चेक करती है, क्योंकि दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता। लेकिन 10 जून की रात में भी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने 11 जून के फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को भी कोई नहीं दिखाई दिया। अब पुलिस निराश हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस को 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज देखने थे। और फिर देखते ही देखते 13 जून की सुबह में एक हुंडई कार कैमरे में आई हुई दिखाई देती है। वह कार पहले तो काशिफ और अनम के घर की ओर आई हुई देखी गई और फिर कुछ ही देर के बाद वापस भी चली गई। पुलिस ने टाउन के आसपास के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या 13 जून की सुबह में आपका कोई जानने वाला आया था जिसके पास हुंडई कार थी। लेकिन टाउन में रहने वाले सभी लोगों ने मना कर दिया कि उनके यहाँ कोई हुंडई कार में नहीं आया था। पुलिस समझ गई थी कि कोई रोल जरूर है, इसलिए पुलिस वाले इस गाड़ी को एक बार फिर ध्यान से देखते हैं तो कैमरे में उस कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस इस नंबर के जरिए कार के मालिक के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि कार के ओनर का नाम असवद है। साथ ही पुलिस को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। काशिफ के घर वालों ने बताया कि असवद तो काशिफ का दोस्त है। इसके बाद पुलिस असवद के पास पहुंचती है और उससे कार के बारे में पूछती है। उसने बताया कि 13 जून को उसकी कार शाहबाज नाम की एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वह कहाँ गया था इसके बारे में उसे नहीं पता था। पुलिस ने काशिफ के दोस्त असवद से पूछा कि यह शाहबाज कौन है। उसने बताया कि शाहबाज अनम का बड़ा भाई है। पुलिस यह बात सुनकर हैरान रह गई कि भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को क्यों आया था। साथ ही पुलिस के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि जिसकी वह लोग तलाश कर रहे हैं, कहीं वह अनम का भाई शाहबाज ही तो नहीं है। लेकिन अब सवाल था कि वह अपनी बहन और जीजा को कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अनम कह रही थी कि उसका भाई उसे और उसके पति काशिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वह उन्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उन दोनों को अपनी जान का खतरा है। अनम रोते हुए यह सारी बातें बोल रही थी। वीडियो देखने के बाद अब साफ हो गया था कि कांड में शाहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शाहबाज के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। उससे पता चला कि 10 जून की रात को शाहबाज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था और फिर उसका फोन 11 जून की सुबह को ही ऑन हुआ था। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं ताकि रात में उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं, मगर शाहबाज ने केवल 10 जून की रात को ही अपना फोन बंद किया था।
ना तो उसने इससे पहले कभी ऐसा किया था और ना ही इसके बाद कभी ऐसा किया। और यही चीज पुलिस को शंका में डाल रही थी। 13 जून को उसकी लोकेशन टाउन में ही थी और 10 जून को भी फोन स्विच ऑफ होने से पहले वह अपनी बहन के किराए वाले घर पर ही था। लेकिन जब उसका फोन ऑन हुआ तो वह कहीं और था। इधर जब इस हत्या में शाहबाज का नाम आया तो काशिफ के पिता ने टाउन जाकर शाहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी कि उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शाहबाज का ही हाथ है, क्योंकि अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर में ही थे और उनका गांव भी एक ही था। इसलिए पुलिस फिर से सहारनपुर जाती है और शाहबाज को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शाहबाज को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन शाहबाज अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को जानकारी देता है। वह कहता है कि भला वह अपनी बहन और जीजा की हत्या क्यों करेगा। अपनी बहन को तो वह मार नहीं सकता था और अपने जीजा को मारकर वह बहन को विधवा नहीं कर सकता था। लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास भी कई ठोस सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शाहबाज के उस समय की लोकेशन, उसके फोन का स्विच ऑफ होना, उस दिन कार मांगना, यह सारी चीजें पुलिस ने शाहबाज के सामने रखीं और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि अपनी बहन अनम और काशिफ की हत्या उसी ने की है और उनके बच्चे को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे का जन्म 9 जून को ही हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहने से वह खुद ही मर जाएगा। शाहबाज और काशिफ दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और वह दोनों दोस्त भी थे। और फिर काशिफ ने शाहबाज की बहन अनम से शादी भी कर ली थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई थी। इतना ही नहीं, शाहबाज को देहरादून भी काशिफ ने ही घूमने के लिए बुलाया था और वह लोग घूमने के लिए भी जाते थे। शाहबाज के दिल में तो पहले से ही काशिफ के प्रति बहुत गुस्सा था। शाहबाज ने सोचा था कि वह काशिफ का खेल खत्म कर देगा, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। घूमने फिरने के बाद वह दोनों वापस टाउन में अपने घर चले आए। इसके बाद 10 जून तक शाहबाज अपने जीजा काशिफ और अपनी बहन के साथ उनके किराए के घर में रहा, लेकिन 10 जून की रात में उसने काशिफ के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया और जब अनम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अनम को भी वहीं मार दिया। इतने में उनका 2 साल का बेटा अंदर से भागता हुआ आया और उसने अपनी मां का खून में लथपथ शरीर देखा। इस बात से बच्चा डरकर रोने लगा, लेकिन शाहबाज ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसे भी खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपने भांजे के सिर पर और भी कई वार किए। फिर उसने सोचा कि इसे भी अब मार देना चाहिए, इसलिए उसने बच्चे के गले पर भी वार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसे लगा कि बच्चा मरा नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही भूखा प्यासा मर जाएगा। और फिर 13 जून की सुबह में शाहबाज ने अपने जीजा और बहन की हत्या के बाद अपना सामान उठाया और वहां से अपनी बहन के आभूषण लेकर और थोड़े से पैसे लेकर शाहबाज वहां से निकल गया। उसने अपने भांजे को इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसकी उम्र बहुत छोटी है, वह दूध पीने वाला बच्चा है, वह ना तो पुलिस को कुछ बता सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि काशिफ के एक दोस्त की नज़र पड़ेगी, जिसके बाद उसकी सच्चाई सामने आएगी। दरअसल काशिफ के एक दोस्त का देहरादून में ड्राई फ्रूट्स का काम था और वह अपना कुछ सामान लेने के लिए काशिफ के घर गया था, लेकिन वहां पर काशिफ और अनम की लाश देखकर उसकी हालत हो गई। उसने पुलिस को भी सूचना दी और यह भी बताया कि उसे काशिफ की मौत का शक उसके साले पर है, क्योंकि शाहबाज की आंखों में काशिफ के लिए गुस्सा देखा जा सकता था। उसने बताया कि शाहबाज को काशिफ की दोस्ती और उसकी बहन से शादी करने का बुरा लगा था, क्योंकि शाहबाज खुद ही अपनी बहन के साथ शादी करना चाहता था। उसे लगा कि उसके जीजा ने उसकी बहन को उससे छीन लिया है। उसे यह बात बहुत बुरी लगी थी और इसी के कारण उसने दोनों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा कि अनम के भाई शाहबाज ने कत्ल करना इसलिए कबूल किया, वह चाहता था कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लिया जाए। हालांकि उसने यह भी बताया कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने उसे कत्ल करने के लिए भड़काया था। पुलिस को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि शाहबाज ने पहले तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और जब उनसे कहा गया कि वह उन लोगों का नाम बताएं, तो वह नाम बताने से भी इनकार करने लगा।
इसके बाद पुलिस ने कहा कि शाहबाज को तो सजा मिलेगी ही, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में अगर कोई और भी शामिल है तो उसे भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। में पुलिस ने यह भी बताया कि शाहबाज ने इस हत्या के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली थी और इस मामले में उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस दोस्त ने यह बताया कि उसने केवल शाहबाज को वहां तक ले जाने में उसकी मदद की थी। हत्या करने का आइडिया शाहबाज का ही था, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और शाहबाज को सजा जरूर मिलेगी। हालांकि बच्चे के ऊपर हत्या के आरोप नहीं लगाए गए क्योंकि वह बहुत छोटा था और उसने हत्या करने के लिए जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। फिलहाल बच्चे की देखभाल उसके दादा दादी कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।